Can you listen me, please? Yes, sir. So now, after having seen the introductory concept of the Raman effect, that Raman effect is nothing but this effect was first time invented or observed by the scientist Raman. According to this effect, when the electromagnetic waves, that means light of a certain frequency or certain wavelength, is incident on an organic material such as benzene or toluene, then light get scattered, and in the spectrum we will get the spectral lines which has the wavelength other than इंसिडेंट वेवलेंथ. इट इज कॉल्ड एज द रमन इफेक्ट. कल वीडियो देखे आप मदिहा, समझ में आया रमन इफेक्ट क्या बोलना चाह रहा था? जी सर, थोड़ा सा रहा 2-5 मिनट का. हाँ, तो रमन इफेक्ट में बात ये चल रही कि स्कैटरिंग तो हमने कल बताए थे आपको कि स्कैटरिंग बोले तो क्या, जब कोई लाइट किसी मीडियम में से जाती तो लाइट किसकी बनी हुई रहती? छोटे छोटे पार्टिकल की, बराबर है. डू यू रिमेम्बर दिस वन? यस नो बोलते रहिएगा प्लीज. मिसाल के तौर पर ये लाइट है, किसकी बनी हुई है? इसके अंदर भी कौन है? पार्टिकल है, फोटॉन है. तो लाइट जिसकी बनी हुई है अपन उसको क्या बोलेंगे? उसके पार्टिकल को, उसके इलेक्ट्रॉन को अपन क्या नाम से पुकारेंगे? तो इधर के लिए यहाँ पे फोटॉन. ठीक है. अब ये लाइट ये मीडियम में से जा रही, मीडियम भी किसका बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का, बराबर है. यस नो बोलते रहिए प्लीज, आपके लिए ले रहा हूं. तो जब जैसे ही ये लाइट के फोटॉन जाके जब किसी मीडियम में से जाते, जब किसी मीडियम में से ट्रैवल होते, तो इस ट्रैवल होते वक्त दौरान सफर ये फोटॉन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते. एम आई करेक्ट? ये आए यहाँ पे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए. व्हेन द फोटॉन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन or incident light or incident electromagnetic waves interact with the molecules of the medium, then their energy is increases or there is a interchange of energy, and as a result of this ये दोनों भी मिल जाते हैं. ये भी हालांकि ये मॉलिक्यूल भी कौन है? फोटॉनिक है. ये मॉलिक्यूल कौन है? ये भी फोटॉन है. और जैसे जिसके ऊपर से गिरते, इसके बाद जो है तो लाइट जो है तो बिखर जाती अलग अलग डायरेक्शन में. लाइट गेट स्कैटर्ड, लाइट गेट डाइवर्टेड, लाइट गेट स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्कैटरिंग. जब ये इसको स्कैटरिंग को अगर देखने का है, ऑब्जर्व करने का है, तो इसके लिए एक क्या रहेगा? आपको स्पेक्ट्रम रहेगा. ऐसा अपने स्पेक्ट्रोमीटर में कैसा वायलेट, ब्लू, ग्रीन लाइट देखे थे. तो दिस स्कैटरिंग कैन बी ऑब्जर्व with the help of a optical instrument and we can see such type of spectral lights. हालांकि गिरने वाली लाइट कितनी है? एक. लेकिन बाद में ये प्रोसेस से होने के बाद, मीडियम में से पास होने के बाद, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद क्या हो रही? वो एक लाइट 3, 4, 5 लाइट में तकसीम हो जा रही है. और तकसीम ही नहीं हो रही बल्कि बिखर भी जा रही. बिखरना, स्कैटरिंग के लफ्ज़ी मायने है बिखरना. अब ये बिखराव क्यों होता? ये कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. तो अलग अलग वेव अब ये लाइट जो है तो अलग अलग वेवलेंथ की बनी हुई रहती. किसी की वेवलेंथ ग्रीन वाली रहेगी 4345, किसी की 5700 एंड सो ऑन. और यहाँ पर जब हमको स्पेक्ट्रम दिखता तो एक लाइट का रहता, एक वेवलेंथ का रहता. इसको क्या बोलते? ये कहलाएगा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम. ये क्या है? ये स्पेक्ट्रल लाइंस. ये क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस. आई बात समझ में? यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगे इनकी वेवलेंथ वो रहेंगी जो वेवलेंथ इसकी है. समझ में आई बात? इंसिडेंट लाइट जिस वेवलेंथ की थी, स्कैटर्ड ये कौन सी लाइट? ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट. और ये कौन सी लाइट है? स्कैटर्ड लाइट. तो स्कैटर्ड लाइट की भी वेवलेंथ वही जो कि इंसिडेंट की है. ये काय में देख रहे हम? लाइट का बिखराव, स्कैटरिंग. ये किसने देखा पहली बार? 1871 में रिलेफ ने. तो ये स्कैटरिंग को क्या नाम से पुकारे?
रिलीफ स्कैटरिंग। कैटरिंग। रिलीफ स्कैटरिंग समझ में आई कि बात तुम्हारे मदिया? यस सर। इसके बाद और एक कंसेप्ट देखे थे हमने इंपॉर्टेंट कल, जो उसका मैं यहाँ पर और जिक्र कर रहा हूँ कि ये स्कैटरिंग की वजह से आसमान का कलर ब्लू है। वी आर ऑब्जर्विंग द स्काई ब्लू। आपको पीएम नॉलेज टेस्ट में 2-3 वक्त क्वेश्चन भी आया था, तो कल मैंने बताया था इसके बारे में कि भाई रिलीफ स्कैटरिंग लॉ ये बोलता कि इस अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। जो कलर की लाइट इंसिडेंट होंगी या लाइट की वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन है। कितना ज्यादा इसके स्कैटरिंग कम हो रही क्या स्कैटरिंग ज्यादा हो रही, अमाउंट जो है स्कैटरिंग का उसको जो है तो तनासुब बिल माकुस में है वेवलेंथ के। समझ में आ रही बेटे बंदिया बात आपको? यस सर। I is proportional to 1 upon lambda raised to 4 है, यानी कि स्कैटरिंग अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एनी लाइट of any wavelength lambda is inversely proportional to 4th power of its wavelength lambda, यानी कि I proportional to 1 upon lambda raised to 4 ये है। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो लाइट की स्कैटरिंग कम क्या ज्यादा? वेवलेंथ कम रही तो हाँ, वेवलेंथ कम रही तो स्कैटरिंग ज्यादा। कैटरिंग हाँ, और वेवलेंथ अगर ज्यादा रही तो स्कैटरिंग कम। कम। तो हमारे विबज्वार सीरीज में ब्लू की वेवलेंथ रेड की बनिस्बत कम है, इतना तो याद है ना तुम्हारा? यस सर। तो इसका मतलब रेड की स्कैटरिंग ज्यादा रहेंगी कि ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा रहेंगी? ब्लू की ज्यादा रहेंगी। अब इसी वजह से सूरज की आने वाला, सूरज का जो स्पेक्ट्रम है, सूरज से जो लाइट निकलती वो मेनली 3 इस पर डिपेंड रहती है, रेड, ब्लू, समझ रहे आप? अब इसमें रेड का तो स्टिमुलेशन कम होता, लिहाजा ग्रेटर स्कैटरिंग किसकी होंगी? ब्लू की। और इस वजह से जो है तो हमारे को जो है तो आसमान कैसा दिखाई देता? ब्लू दिखाई देता। अब आपके जहन में सवाल भी ये भी आ सकता कि ठीक है तुम बोल रहे ना कि भाई ब्लू की जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग होती, और उसकी वजह से तो फिर विबज्वार में तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है क्या नहीं? वायलेट की वेवलेंथ तो सबसे कम है, तो फिर आसमान वायलेट दिखना सही सवाल है। लेकिन उसका रीजन हमने कल आपको बताए थे कि वेवलेंथ जो है तो बेशक जो है तो वायलेट की जो है तो ग्रीन से भी कम है, लेकिन हमको आसमान ग्रीन इस वास्ते दिखाई नहीं देता कि इंसान के आंख में इन द रेटिना ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन मैन और ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ द कलर ऑफ 2 कोन्स। कौन कौन से कोन का है बताया हमने आपको? इट इज मेड अप ऑफ 2 कोन्स, रेड एंड ग्रीन कोन्स इन द रेटिना, and red and green cones in retina do not recognize the other colors, and therefore blue color is more stimulated, it is get more scattered, and due to this reason, क्योंकि इंसान की आंख के अंदर वायलेट कलर का रेटिना को रिकॉग्नाइज करने का नहीं, इंसान के अंदर बेसिक कौन से हैं मेन? रेड और ब्लू है। इस वजह से रेड का तो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग कम हो रही, फिर किसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही? ब्लू की। इस वजह से इंसानी आंख जो है तो आसमान को कैसे किस कलर में देखती है? ब्लू। समझ में आ गया? अगर आपको एमसीक्यू रहा, जो कि आपने बहुत सारे वक्त जो है तो पीएम नॉलेज टेस्ट में भी दिए होंगे कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू नंबर 1 स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उम्मन जो है लोग डिस्पर्शन में जो है तो कंफ्यूज कर जाते, क्योंकि डिस्पर्शन के भी मायने हैं इंतशार नूर, अलग अलग कलर दिखते ना, धनक, रेनबो, तो अपन क्या समझते कि उसकी वजह से है, लेकिन स्कैटरिंग के वजह से है। काय की वजह से है ब्लू कलर? स्कैटरिंग की वजह। चलो आगे थोड़ा सा कल का ले लिया। उसके बाद हमने कल देखे थे रमन इफेक्ट, थोड़ा सा बता दिया था मैंने। अब रमन क्या बोल रहा, अपन क्या बोले, स्कैटर्ड लाइट की भी वेवलेंथ और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ सेम थी। अभी इससे पहले जो अपन स्कैटरिंग देखे, जो कौन सी स्कैटरिंग नाम से पुकारी जाती थी? रिलेफ या रिले नाम है साइंटिस्ट का, RAYLEIGH, रिलेफ स्कैटरिंग। कौन सी स्कैटरिंग की आपके बारे में मैं आपने अभी तक पढ़े कल, और अभी जो थोड़ा सा मैंने हल्का सा ब्रीफ दिया, क्या नाम है वो स्कैटरिंग का? रिलेफ स्कैटरिंग। अब यही रिलेफ स्कैटरिंग पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट रमन ने एक और चीज ऑब्जर्व किया।
उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल बेंजीन या टोलिन के ऊपर से गिरेंगे तो स्कैटरिंग तो होंगी, लेकिन स्कैटरिंग में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा और भी रहेंगी। समझ में आ रही की बात क्या बोले? तो अभी थोड़ी देर पहले Yes. आपने क्या बोले थे कि स्कैटर्ड की वेवलेंथ इंसिडेंट की वेवलेंथ के जैसी। अगर इंसिडेंट की वेवलेंथ अगर 4357 है तो स्कैटर्ड की भी वेवलेंथ कितनी रहती थी? 4357 सत्तावन। मिसाल के तौर पे। लेकिन इसने क्या बोला कि हाँ ये तो है, लेकिन अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें भी कौन से, जिनके अंदर रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन टोलिन समझता ना, जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग है, देखो मेटा अर्थो प्यारा पोजीशन मालूम है केमिस्ट्री में। Yes sir. ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर से अगर लाइट पास हो गई, वो भी कौन सी लाइट? मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो वो लाइट कौन से अमल से गुजरेगी? Scattering. स्कैटरिंग के। और स्कैटरिंग होने के बाद स्कैटर्ड लाइट की अगर वेवलेंथ अगर हम देखेंगे या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट में है, तो हम ये देखेंगे कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ में फर्क ये है कि इंसिडेंट अगर एक है 4357, तो स्कैटर्ड में 4357 की भी एक लाइन मिलेंगी और 4357 से कम की एक लाइन रहेंगी और 4357 से ज्यादा की एक लाइन रहेंगी। मतलब क्या हुआ? द स्कैटर्ड लाइट कंटेन अदर फ्रीक्वेंसी इन एडिशन टू इंसिडेंट लाइट। समझ में आ रही कि क्या बात बोले मदिया? Yes sir. यानी कि स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ क्या रहेंगी या फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी रहेंगी और दूसरे दो और फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, एक कम और एक ज्यादा। या वेवलेंथ के अल्फाज में अगर बोलूं मैं, तो इंसिडेंट लाइट की अगर वेवलेंथ लैम्बडा है तो स्कैटर्ड के अंदर तीन वेवलेंथ मिलेंगे, एक लैम्बडा ओरिजिनल, एक लैम्बडा 1 उससे कम और एक लैम्बडा 2 लैम्बडा से ज्यादा। ज्यादा। ये इफेक्ट पहली मर्तबा किसने देखा? रमन ने। और ये साइंस या फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा काम हुआ, इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 28 फरवरी 1929 को। इसकी वजह से हम साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी। एम आई करेक्ट? समझ में आ गई बात? Yes sir. और ये इफेक्ट क्या इफेक्ट के नाम से जाना जा रहा है दुनिया में? Raman effect. चलू मैं अब आगे थोड़ा Yes आज के sir. लेक्चर पे आ जाऊं। अब ये रमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह क्या है हम बात करेंगे। The original setup of the Raman effect was very simple. कुछ नहीं था इसके अंदर। There was a round bottom glass. There was a round bottom glass flask. Flask है, flask समझता ना, कंटेनर। Yes sir. हाँ ये, और this flask is filled, भरा हुआ है with the help of dust free या प्योर बेंजीन। इसके अंदर क्या भर दिए ये फ्लास्क के अंदर? कैसा बेंजीन? प्योर डस्ट फ्री, अंदर डस्ट वगैरह नहीं रहना। ये लिक्विड के ऊपर से क्या गुजारे? जो बेंजीन है इसके ऊपर क्या इंसिडेंट करे? दिस बेंजीन विच वाज फिल्ड इन ए ग्लास बॉटम फ्लास्क इज इल्यूमिनेटेड, मुनव्वर किया गया या इसके ऊपर से गुजारे किसको? दिस लिक्विड वाज स्ट्रांगली इल्यूमिनेटेड बाय द मर्क्यूरी ब्लू लाइन। मतलब वो लाइट जिसकी की वेवलेंथ कितनी है? 4358, यानी ब्लू लाइट गुजारी इसके ऊपर से। मर्क्यूरी मोनोक्रोमैटिक भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दिस लिक्विड वाज स्ट्रांगली illuminated by the mercury blue line of wavelength 4358 एंगस्ट्रॉम। क्या होना है? रमन के लॉ के तहत, रमन के इफेक्ट के तहत, जैसे ही ये ब्लू लाइन टोलिन वाले ग्लास पे से या बेंजीन वाले फ्लास्क पे से गुजरी, लाइट का क्या होना तय है? यस, लाइट गेट स्कैटर्ड। अब ये स्कैटर्ड होके ऐसे ऐसे जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे उसको देखने के वास्ते ये हाई रिजॉल्विंग पावर का स्पेक्ट्रोग्राफ रख दिया जाएगा यहाँ पे। इसकी मदद से देखेंगे, जैसा अपन आपके स्पेक्ट्रम अपन कैसे देख रहे थे? टेलीस्कोप से देख रहे, स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करे थे। फर्स्ट ईयर का याद आता क्या एक्सपेरिमेंट? जोर से बोलो बेटा थोड़ा। Yes sir. हाँ, तो द स्कैटर्ड लाइट वाज एग्जामिन्ड थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। यानी देखने का एक तरीका रहता है कि इधर से अगर लाइट आई तो देखेंगे इधर से,
यानी देख लाइट के आने का इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन और देखने का डायरेक्शन कैसा रहेगा? बोलिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इट वाज ऑब्जर्व दैट, क्या देख रहे कि द स्पेक्ट्रम कंटेन वन ओरिजिनल लाइन। स्पेक्ट्रम जो है तो 3 लाइन पर है। एक ओरिजिनल लाइन है जिसकी की वेवलेंथ कितनी है? इंसिडेंट वाली कितनी? 558। यस। तीन। और दिस ओरिजिनल लाइन एक रहेंगी और इसके अलावा सम लाइंस which had the wavelength longer as well as shorter than that of original wavelength। मतलब थोड़ी देर के लिए 3 लाइन आपको दिखेंगे। 3 लाइन में से ये हो गई अपनी ओरिजिनल लाइन जिसकी की वेवलेंथ कितनी है? 4358। और दूसरे 2 लाइन रहेंगे, एक रहेंगी 4358 से कम और दूसरी रहेंगी 4358 से ज्यादा। समझ में आ गए? और दीज लाइंस को क्या, अब ये लाइंस कहां दिखे? सॉल्यूशन कायमे से, लाइट कायमे से पास होने के बाद कौन से सॉल्यूशन में? बेंजीन। फ्लास्क में कौन सा रखा हुआ है? बेंजीन सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक है कि नहीं? मानते कि नहीं आप ऑर्गेनिक है बोल के? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझता ना? बोलो बेटे। यस सर। हाँ, तो वेवलेंथ दीज लाइंस जो मिले हैं, अब एक की जगह इस इंसिडेंट लाइन की वेवलेंथ कितनी थी? 1। अब स्कैटर्ड में कितने मिले? 3। तो ये 3 लाइन को अब ये काय में दिखे? रमन इफेक्ट में। तो ये 3 लाइन को क्या बोलते हैं? दीज आर दी मॉडिफाइड वेवलेंथ। क्योंकि एक वेवलेंथ थी ना 4358, मॉडिफाइड हो गई। मॉडिफाइड होके क्या हुई? 4200 मिसाल के तौर पर 4218 और 4580 मॉडिफाइड हो गया कि नहीं? 4358। एक क्या हो गई? 4300 से कम हो गई। 4300 से ज्यादा। लिहाजा ओरिजिनल मॉडिफाइड हो गई कि नहीं? यस। So these lines are called as the modified wavelengths and these lines are called as the Raman lines। अब इन लाइंस को क्या नाम से पुकारने का आपने? रमन लाइंस। ये रमन लाइंस में जिसकी वेवलेंथ ओरिजिनल से ज्यादा है, in this modified wavelength the lines which are having the wavelength greater than that of incident wavelength is called as the Stokes lines। उनको क्या पुकारने का? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब यहाँ वाली कितनी? 4580 वाली वेवलेंथ, इसको क्या नाम से पुकारने का? मॉडिफाइड वेव। तो तीनों क्या नाम से जाने जाएंगे? रमन्स लाइंस। लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो क्या नाम से पुकारी जाएंगी? मॉडिफाइड वेवलेंथ। मॉडिफाइड तो तीनों को भी बोल रहे, लेकिन उसमें जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको क्या नाम से पुकारने का? स्टोक्स लाइंस। आ रहा बेटे समझ में? और जिसकी वेवलेंथ कम है उसको पुकारने का एंटी स्टोक्स लाइंस। आ रहा बेटा समझ में? यस सर। Those having the shorter wavelengths are called as the anti-Stokes lines। The Stokes lines are found to be more intense than anti-Stokes lines। और क्या एक प्रॉपर्टी बता रहे कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जो स्टोक्स लाइंस के नाम से पुकारे जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगी बनिस्बत किसके? चमकीली रहेंगी। कौन सी? स्टोक्स लाइन। मिसाल के तौर पर ये 3 लाइन में ये अगर स्टोक्स है, ये ओरिजिनल है, ये एंटी स्टोक है, तो ये जो स्टोक्स लाइन है ना, ये कैसी रहेंगी? उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगी बनिस्बत एंटी स्टोक लाइंस के। और मोस्ट ऑफ द रमन लाइंस आर स्ट्रांगली पोलराइज्ड। और क्या बोलने का मतलब? पोलराइज बोले तो बड़े वाले जितने भी लाइन, यहाँ तो मिसाल के तौर पे अपन ने 3 बोला, मैंने 3 इंच बने बोला ना, 4358 से एक ज्यादा किए, लेकिन ज्यादा बनेंगे ना, जरूरी नहीं कि 3 इंच लाइन बने। 3 मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट लाइन बनेगी 4358 की, और 4358 के बहुत सारे कम रहेंगे, 4358 के बहुत सारे ज्यादा रहेंगे। तो ये ज्यादा वालों की एक खंबा एक साइड बनेगी, कम वालों की एक साइड बनेगी, मतलब अलग, ज्यादा वाले एक साइड में, कम वाले एक साइड में। इसको क्या बोलते हैं अपन? पोलराइज्ड। जैसा पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल कैसा रहता, इसको क्या बोलते हैं अपन? पोलराइज्ड बोलते ना। देश में पोलराइजेशन हो गया, मतलब क्या?
दो खंबे बन गए, दो पोल बन गए, हिंदू मुस्लिम ऐसा बोलते ना अपन। तो यहाँ पे बड़े लाइंस की एक साइड और छोटे वेवलेंथ की एक साइड, और बीच में कौन? ओरिजिनल। तो ये बात है किसकी? रमन लाइन। समझ में है कि तुम्हारे? चलूं आगे? यस सर। चलिए, displacement of the modified spectral lines for the exciting line when measured in the wave number। अब ये और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो मॉडिफाइड लाइंस है, अगर आप इनकी इंटेंसिटी या इनके दूसरी प्रॉपर्टी या वेव नंबर के अंदाज में अगर आप इनको ढूंढे तो ये कितने लाइंस बनेंगे, ये कितने रहेंगे, इसका इन्हेसार इंसिडेंट लाइट के ऊपर नहीं है, बल्कि जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग सब्सटेंस। स्कैटरिंग सब्सटेंस कौन है जी? इसके अंदर स्कैटरर कौन है? स्कैटरिंग सब्सटेंस कौन है? समझता आपको? जो लाइट क्या हो रही? स्कैटर्ड हो रही। किसकी वजह से हो रही? फ्लास्क के अंदर रखे हुए सब्सटेंस की वजह से। तो सब्सटेंस को क्या नाम से पुकारेंगे अपन अब? स्कैटरिंग सब्सटेंस। स्कैटरिंग सब्सटेंस। तो अब अपने जहन में आता है कि भाई स्कैटरिंग कितनी हो रही, ज्यादा हो रही, क्या कम हो रही? इसका इन्हेसार दो चीजों के ऊपर हो सकता ना, एक तो गिरी हुई लाइट की वेवलेंथ के ऊपर होना, या नहीं तो फिर स्कैटरिंग सब्सटेंस के ऊपर होना, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ये बात बता रहे कि रमन इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रल मॉडिफाइड लाइन फॉर द scattering line when measured in the wave numbers depends only on scattering substance। पूरी स्कैटरिंग रमन इफेक्ट में किसके ऊपर डिपेंड करती? कि तुमने अंदर कौन सा सब्सटेंस रखे, बेंजीन रखे, टोलिन रखे, या कौन सा और एरोमेटिक के ऊपर रखे, उसके ऊपर डिपेंड करती। समझ में आ रही के बात क्या बोल रहे हो? And it does not depend upon the wave number of the exciting radiation। जो रेडिएशन एक्साइट हो रही है यानी कि उसकी वेव नंबर के या उसके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नहीं रहता। हाँ, रमन स्पेक्ट्रम की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रमन स्पेक्ट्रम इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस। रमन इफेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिलीफ स्कैटरिंग। देख लीजिए, ये भी रमन स्कैटरिंग है, ये जो स्कैटरिंग हुई ये भी स्कैटरिंग है, और अपन पहले जो देख के आए थे वो भी कौन सी है? वो भी स्कैटरिंग थी, मगर वो कौन सी स्कैटरिंग थी? उसमें क्या होता, मगर वेवलेंथ बदलती थी क्या? नो। इस वास्ते रिलीफ स्कैटरिंग को कोहेरेंट स्कैटरिंग भी बोलते हैं। रिलीफ स्कैटरिंग को क्या नाम से पुकारते? कोहेरेंट, मतलब जिसमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की और स्कैटर्ड की, इंसिडेंट वेव और को इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ नहीं बदलती, उसको क्या नाम से पुकारते हैं? और कोहेरेंट स्कैटरिंग। एंड देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ। लेकिन रमन में वेवलेंथ बदली क्या नहीं? हालांकि रमन की भी स्कैटरिंग है और कल की भी स्कैटरिंग है, दोनों में भी ऐसे ऐसे हो रहे लाइट, लेकिन वहां पर वेवलेंथ नहीं बदल रही, यहाँ पे वेवलेंथ बदल रही। इस वास्ते रिलीफ स्कैटरिंग को कोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं, और रमन स्कैटरिंग को, क्योंकि इसके अंदर वेवलेंथ बदल रही, साथ ही इसको क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोहेरेंट। का मतलब को का मतलब एक, हेरेंट मतलब उसकी वेवलेंथ। कोहेरेंट यानी जिसकी वेवलेंथ एक ही है, उसको क्या बोलते हैं हम? वो कौन सी स्कैटरिंग है? आपको ये भी एमसीक्यू में है सकता। रमन स्कैटरिंग इज कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आप क्या बोलेंगे? रमन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट? रमन स्कैटरिंग कौन सी स्कैटरिंग है? कोहेरेंट। रमन रमन बढ़िया। यस। रमन स्कैटरिंग कौन सी स्कैटरिंग है? रमन स्कैटरिंग कौन सी स्कैटरिंग है? तबस्सुम कभी बोला करो बेटा, तुम बात ही नहीं करती कुछ। कैसे समझ में आना? आप क्या लगा के चले जाते आप कहीं? इनकोहेरेंट है, इसके अंदर वेवलेंथ बदलती, इंसिडेंट लाइट की और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है।
समझ में आ रही बात? चलूं आगे ऑप्शन मदिया। यस सर। एपरेटस की अगर फिर एक बात करें तो ये एपरेटस पहली बार साइंटिस्ट वुड ने इस्तेमाल किया था, जो कि रमन ने इस्तेमाल किया। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर जो है तो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड रखा हुआ है जो डस्ट फ्री है। ट्यूब जो है, ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड बाय एन ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट W। एट द अदर एंड इट इज ड्रॉन इनटू द हॉर्न। ये ऐसा हॉर्न के अंदर रखा हुआ है ये दूसरा एंड, एंड इट इज ब्लैकन ऑन द आउटसाइड। लाइट फ्रॉम द मर्क्यूरी सोर्स S is incident on this filter F, which allows the monochromatic radiation to incident. The wavelength of the light which is incident is how much? 4358 angstrom unit is passed through it. This solution is surrounded by the water jacket through which the water is circulated to prevent the heat. Semi-cylindrical aluminum reflector R is used to increase the intensity. Scattered light coming through the window W is used with किसकी मदद से देखी जाती? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ। और जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ में से देखते तो आपको कितने लाइन नजर आते? एक ओरिजिनल और बाकी के, ओरिजिनल से वेवलेंथ के ज्यादा और ओरिजिनल वेवलेंथ से कम, यानी कि इस तरह दिखता आपको। ये ओरिजिनल लाइन जिसकी की वेवलेंथ कितनी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, देखो अंदर से ऐसा दिखता है। ये नेट से ली हुई फिगर है, लेकिन अंदर कैसा दिखना है? ये ओरिजिनल लाइन, उसकी वेवलेंथ कितनी इंसिडेंट की होती? 4358। और कुछ लाइन उनकी वेवलेंथ 4358 से ज्यादा, क्या नाम से पुकारे जाते वो? स्टोक्स लाइन। और जिनकी वेवलेंथ 4300 से कम, दीज आर कॉल्ड एज एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइंस। चलूं आगे, इतना समझा? थोड़ा जरा और आवाज बढ़ना बेटा, आवाज बहुत कम आ रही है, बराए मेहरबानी आवाज बढ़ाइए। यस सर। चलूं आगे। यस सर। जी सर। अपना बहुत लेट ज्वाइन होते बेटे, हर रोज ऐसी करे तो कहता 2-3 पीरियड में खत्म करने का। नहीं सर सॉरी, अब कल से टाइमिंग पर ज्वाइन। वो नेटवर्क। अरे नेटवर्क अच्छा रखो ना आप। चलिए अपन ये बात करते हैं ये होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन लाइंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जी? रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस अबाउट द पैरेंट लाइन। सही है क्या मदिया? रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस अबाउट द पैरेंट लाइन, मतलब क्या? एक पैरेंट लाइन रहेंगी कितने की? कितनी की रहेंगी पैरेंट लाइन? 4358 की, बराबर है क्या? और इधर कम वाले इधर सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? फिर ये सिमेट्रिकली डिस्प्लेस है कि नहीं रमन लाइन? अरे पूरे लाइंस को क्या नाम से पुकारते हैं? रमन लाइन। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा क्या नाम से पुकारते हैं? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको क्या नाम से पुकारते हैं? स्टोक्स लाइन। जिसकी वेवलेंथ कम है उसको क्या नाम से पुकारते हैं? एंटी स्टोक्स लाइन। और ये एंटी स्टोक्स और स्टोक के बीच में ओरिजिनल है तो सिमेट्री हुआ कि नहीं? है इधर बड़े छोटे बीच में ओरिजिनल। तो रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड अबाउट द पैरेंट लाइन। Frequency difference between the modified and parent line represent the frequency of corresponding infrared absorption line। बराबर है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम है, इसकी वजह से क्या रिप्रेजेंट करता? फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन लाइन। एम ए करेक्ट? बराबर है कि प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक जो पड़े रमन लाइंस के बराबर है। रमन लाइंस किसको बोलते हैं? अगर आपको क्वेश्चन रहा व्हाट इज रमन लाइंस? The lines which are obtained या scattered lines which are obtained after the Raman scattering is called as Raman lines। बराबर है? ओके यार। जी सर। चलो आगे चलूं। यस। अब क्वांटम थ्योरेटिकल या क्वांटम एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे, भाई क्यों एनर्जी बढ़ रही है और कम एनर्जी कम हो रही, अपन अभी बोले कि सारी स्कैटरिंग किसकी वजह से होती? रमन इफेक्ट में हो या रिलेफ में हो। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट फोटोन एंड मॉलिक्यूल ऑफ द स्कैटर, यानी कि जो लाइट गिर रही है उसके अंदर भी फोटोन रहते, ये फोटोन आए हुए किसको मिलते? जाके जो सॉल्यूशन रहता है उसके सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल को मिलते। बराबर है क्या? स्कैटरिंग होने की वजह क्या है? कि लाइट किसकी बनी हुई? फोटोन की। ये फोटोन जाके किसको टकराते? सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल को।
और इसकी वजह से क्या होता, इसकी वजह से क्या होता, स्कैटरिंग होती। अब फर्ज कीजिए कि पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो ν1 है, बाद में जो फ्रीक्वेंसी है ν2 है, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले एनर्जी E1 है, कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी है, E2 है। तो टोटल एनर्जी कितनी बनती, E2 प्लस 1/2 m2 1/2 m, यानी एनर्जी दो किस्म की रहती ना, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये फोटोन एनर्जी। तो लिहाजा कोलिजन के बाद कितनी रहेंगी, E2 प्लस 1/2 m ν2 स्क्वायर प्लस h ν2, और पहले E1 प्लस 1/2 प्लस h ν1। Am I correct? अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज अनअल्टर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर काइनेटिक एनर्जी समझो पूरी अगर एज इट इज रहती है, तो हाउ वी कैन से, कैसे बोलेंगे हम इसको कि E2 प्लस h ν2 माइनस E1, ये कैसी बनेगा, कैन यू सी, E2 प्लस h ν2 इज इक्वल टू E1 माइनस h ν1। इसको मैं ऐसा लिख सकता क्या, ν2 माइनस ν1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन h लिख सकते हैं ऐसा? यस नो, जल्दी बोलो, 5 मिनट बाकी है। यस सर। तो यहाँ से ν2 को मैं ऐसा लिखूं क्या, ν1 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन h ऐसा लिखूं? यस सर। यस सर। ये यहाँ के हिसाब से अगर देखें, E1 क्या है, पहली की एनर्जी, E2 बाद की एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो रेडिएशंस की। अब यहाँ पे 3 केसेस मिलते हैं हमको, व्हेन देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है उनकी अगर एनर्जी तब्दील नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, E1 इज इक्वल टू E2, बराबर है क्या? E1 इज इक्वल टू E2 अगर मैं ये फार्मूले में लिखूं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी जी, जल्दी बोलो, अनम्यूट रह गए, 0 हो जाएंगी। लिहाजा ν2 इज इक्वल टू ν1 मिलेगा कि नहीं मेरे को? मिलेगा। इसका मतलब ये वो लाइन है जिसके अंदर लाइन मॉडिफाइड नहीं हो रहे, मतलब हमको जो 3 लाइन मिल रहे थे ना, एक ओरिजिनल, एक बड़ी वेवलेंथ की, एक कम वेवलेंथ की, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। तो ये अनमॉडिफाइड लाइन यानी ओरिजिनल लाइन कौन से प्रोसेस का नतीजा है, ये वो मॉलिक्यूल की स्कैटरिंग है जिनकी एनर्जी, भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लाइट आकर गिर रही तो हर एक के साथ जाके एनर्जी बदलेंगे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी बदलेंगी क्या? नहीं, कुछ की एनर्जी बढ़ेंगी, कुछ की एनर्जी कम होंगी, कुछ बदलेंगी नहीं। जिसकी एनर्जी नहीं बदलेंगी उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन दिखेंगी वो कौन सी रहेंगी, ओरिजिनल अनमॉडिफाइड लाइन। नहीं समझ में आ रही बात बेटे? आ रही क्या? जी सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इक्वेशन में क्या करना, E2 इज ग्रेटर देन E1 अगर रहा तो क्या होगा, ये E2 इज ग्रेटर देन E1 रहा तो ये टर्म आएंगी निगेटिव, बराबर है क्या? ν2 इज लेस देन ν1 आएगा, बराबर है? ν2 इज लेस देन ν1 बोले तो स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और पहले किससे, इंसिडेंट स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी कम। इसका क्या मतलब हो गया कि इंसिडेंट स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज्यादा इंसिडेंट से, मतलब ये कौन सी लाइन रहेंगी, स्ट्रोक लाइन। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती, तीसरी E2 इज लेस देन E1, तो उस वक्त ये क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ν2 इज ग्रेटर देन ν1, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, एंटी स्ट्रोक्स लाइन। लिहाजा हम ऐसा बोल सकते क्या, E1 माइनस E2 ये पक्का रहेगा क्या हमेशा, E1 माइनस E2 ये हमेशा पक्का रहेगा क्या? नहीं, ये कैसा रहेगा, नहीं, क्वांटाइज रहेगा, बदलेगा ये। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू h ν c, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, अपन बोलते ना क्वांटाइजेशन है। तो लिहाजा दिस शोज दैट द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस विद U1 माइनस U2 बिटवीन द इंसिडेंट and scattered photon correspond to the characteristic frequency Vc of the molecule। समझ में आई क्या बात, आपके क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि ये जो अलग अलग दिखते थे किसकी वजह से है, उनकी मॉलिक्यूल की जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड की मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा होती। कभी जब ये सॉल्यूशन से टकराते तो फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ती, किसी कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती, किसी की बढ़ती नहीं और किसी की
कम होती, वो हिसाब से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन जो दिखते, किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं, किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती। इस वास्ते दो अलग अलग मॉडिफाइड लाइंस हमको नजर आते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रमन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ रमन। ये हो गया रमन इफेक्ट। अब मुझे आपसे